आपको तरतीब देनी पड़ेगी कि पहले किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है मुझे। कितना दिन होना चाहिए इसमें? जब तक आप एक अच्छी रिकवरी के ट्रैक पर आ नहीं जाते हैं। उसका कितना टाइम है कोई अंदाज़ा? इंडोर का ट्रीटमेंट पूरा, आउटडोर के 100 डेज़, उसके बाद थोड़ा सा और टाइम, और आप इस काबिल हो जाएं कि आपको इंसाइट अच्छी आना शुरू हो। जिस तरह हमारे पास कोई आउटडोर के पेशेंट शम साहब बिल्कुल एक्सेप्शनल नहीं है, वो आपकी तरह नॉर्मल से, यानी उनको रिकवरी के ट्रैक पर लाकर फिर थोड़ी थोड़ी इजाज़त मिल जाती है, अच्छा चले इतने से इतने बजे तक ऑफिस चले जाया करें, ये काम कर लिया करें। तो जब इस काबिल हो जाते हैं पेशेंट की, थोड़ी सी इंसाइट आना शुरू हो जाए, थोड़ी सी, तो हम कहते हैं ठीक है अब इसके साथ साथ ये काम भी लें। ऐसा नहीं है कि रिकवरी पीछे कर दें। वो आते हैं यहाँ पर रोज़ाना है, वो शेयरिंग अपनी रोज़ाना रखते हैं, वो रोज़ाना मुझसे बात करके जाते हैं, लेकिन साथ साथ कोई और काम भी उन्होंने लाइन अप कर लिया कि अच्छा इस पर भी ध्यान दिया जा सकता है। तो वो आपके काउंसलर्स बताते हैं बेसिकली कि अब इस काबिल हो गए हैं कि कोई और प्रोजेक्ट साथ शुरू किया जा सकता है। आप सबकी तवज्जो चाहूँगी मैं, एक चीज़ गौर से सुनिएगा। पता है ये एक डिजीज़्ड ब्रेन की निशानी होती है कि जब हम जिस काम में होते हैं ना, हम वही काम परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते। यासिर साहब इधर आ जाएं, सलमान अली साहब के साथ इधर, कि हम जिस डोमेन में फ़िलहाल होते हैं ना, हम वही काम नहीं कर पा रहे। जब कोई स्टूडेंट होता है ना, तो उनका काम क्या होता है, तो वो सिर्फ पढ़ नहीं पा रहे होते, बाकी सारे काम हो जाते हैं। इंटीमेट रिलेशनशिप्स भी शुरू हो जाते हैं, स्कूल्स कॉलेजेस में लड़ाइयाँ भी शुरू हो गई होती हैं। मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। फिर जब वो यूनिवर्सिटी, फिर जब वो चले कोई बिज़नेस शुरू कर देते हैं, उस टाइम क्या होना चाहिए माइंडसेट कि अब काम करना है, और उस टाइम उस पर ध्यान नहीं होता, किसी और चीज़ पर नशे करना शुरू हो जाते हैं, पार्टीज़ में जाना शुरू हो जाते हैं, तो ध्यान कहीं और चला जाता है। जब कोई फिर इलाज में आता है, तो इस वक्त काम करने वाला ये है कि इलाज पे फोकस करें, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें। और इस टाइम सिर्फ ध्यान इलाज की तरफ नहीं होता, बाकी रिलेशनशिप्स भी याद आते हैं, पढ़ाई भी याद आती है। अब मैं आपको बताऊँ, ये आपका कसूर नहीं है, आपका मेरा, हम में से किसी का ये कसूर नहीं है। हमारा दिमाग बनना ही ऐसा है कि वो डिफाइंस के सिस्टम पर चलता है कि जो काम कहा जा रहा है वो नहीं करना, बाकी कोई कर लेते हैं। अगर कोई चीज़ बताई जा रही है कि यहाँ से ये चीज़ पूछ कर करनी है, या ये चीज़ ऐसे करनी है, तो दिल नहीं मानेगा उसको एज इट इज़ मानने को। दिल करेगा नहीं किसी और तरह ही हम ये काम करें, कोई तीसरा ही रास्ता निकालें। जिसके लिए आज हमने ये स्किल सीखनी है कि कैसे आप भी नाराज़ ना हो और सामने वाला भी नाराज़ ना हो, बीच की कोई चीज़ निकालें। लेकिन अब इस बीच का ये मतलब नहीं कि इस दफ़ा उस्मान साहब मेरी बात मान लें, अगली दफ़ा मैं उस्मान साहब की मान लूँ। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता दूं। जैसे पहली 3 हैबिट्स को सेल्फ विक्ट्री कहते हैं ना, कि अगर पहली 3 हैबिट्स की प्रैक्टिस करना शुरू की, तो नवीद साहब के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। नवीद साहब थोड़े से कंट्रोल में आ जाएंगे अपने कहने सुनने में। तो आप सेल्फ विक्ट्री में चले जाएंगे कि आपने अपने आप को जीत लिया, अपनी मर्ज़ी को जीत लिया। जब हम अगली 3 हैबिट्स की बात करते हैं ना, जो शुरू होती है 4th से, तो आपका लोगों के साथ ताल्लुक़ बेहतर होना शुरू होता है, जिसको पब्लिक विक्ट्री कहते हैं। कि अब क्योंकि सारी ज़िंदगी इंडिपेंडेंट नहीं रहा जा सकता, यानी आप और मैं पढ़ लिख कर सारी स्किल्स आ गई, हम इंडिपेंडेंटली नई ज़िंदगी गुजार सकते। इंसान होता ही सोशल एनिमल है कि एक दूसरे के साथ मिलकर आगे जाया जाना है। उसके लिए ये वाली हैबिट सीखते हैं कि आप कहने सुनने की तरफ भी आएँ, बात मानने की तरफ भी आएँ, थोड़ा लिहाज की तरफ भी आएँ, यानी ये सारी स्किल्स सीखने के लिए। आप सबको पता होगा बैंक अकाउंट्स क्या होते हैं, लोग किस लिए यूज़ करते हैं बैंक अकाउंट्स, पैसों के लिए ना, लेन देन के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए, क्योंकि आजकल की ज़िंदगी का ये हिस्सा बन चुका है। लेकिन पब्लिक विक्ट्री में वो एक ऐसे बैंक अकाउंट की बात करते हैं जिसके अंदर कोई पैसे नहीं है। आप हैरान होंगे ये बात सुनकर कि एक ऐसा बैंक अकाउंट है जिसके अंदर कोई पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी आप अकाउंट खोल सकते हैं और अकाउंट को रन कर सकते हैं, जिसको कहते हैं इमोशनल बैंक अकाउंट। अब ये बैंक अकाउंट कहाँ खुलता होगा? नहीं, इमोशन दिल में खुलता होगा बेसिकली। यानी ये दिलों के बैंक अकाउंट्स होते हैं एक किस्म के, कि आपने रिलेशनशिप इस तरह से करना है। दिलों के अकाउंट बेसिकली खोलने होते हैं कि क्यों एक फैमिली जिसमें 6-7 लोग हैं, एक घर में रहते हैं और आपस में ही लड़ी जा रहे हैं। चलें बाकियों से तो ताल्लुकात की बात बाद में कर लेंगे, आपस में ही नहीं बन रही। एक भाई को नहीं बुला रहा, एक बहन एक भाई को नहीं बुला रही, माँ बाप आपस में लड़ रहे हैं,
तो इसका मतलब है ना कि ये स्किल सीखने की ज़रूरत है कि कैसे आपस के ताल्लुकात को तो पहले ठीक कर लें, उसके बाद में बाहर जाकर दूसरे रिश्तों को भी ठीक करेंगे। आज मुझे एक चीज़ पता चली जिसमें एक इंक्वायरी थी, उसमें 2 भाई थे, सेम घर में रहते हैं और उन्होंने 10 साल से एक दूसरे को नहीं बुलाया। आप यकीन करेंगे? सेम घर में रहना, 2 भाई हैं, 10 साल से एक दूसरे को नहीं बुलाया या इससे भी ज़्यादा साल से। तो ये इसीलिए हो सकता है ना कि कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है उनके दरमियान, कोई शुरू ही नहीं करता कोई चीज़। आज आप स्ट्रेटजी सीखिएगा कि कैसे हम छोटे छोटे स्टेप्स करके भी एक दूसरे के क्लोज जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन आप कोई पहाड़ तोड़ें और सामने वाले का दिल जीत लें, ऐसा नहीं है। आपको छोटे छोटे से बैंक अकाउंट्स में क्या करते हैं, हम डिपॉजिट और विड्रॉ की सारा कुछ करते रहते हैं ना, या डिपॉजिट करा रहे होते हैं या विड्रॉ कर रहे होते हैं। इस इमोशनल बैंक अकाउंट को रन करने के लिए भी हमें डिपॉजिट्स चाहिए। अब इमोशनल बैंक अकाउंट के डिपॉजिट्स और विड्रॉल कैसे होंगे? बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में नहीं जाना कि हमें कोई वाकई वैल्यूज़ मिले। इसकी एक टिप मैं आपको आगे भी बताऊंगी कि कंसीडर सिर्फ तब होगा जब रेसिपिएंट कंसीडर करेगा कि हाँ डिपॉजिट हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब पेशेंट्स अपने घर वालों को, आज मुनीब साहब कह देते हैं कि मैंने अपनी वाइफ को एक पानी का गिलास पिला दिया तो मैंने डिपॉजिट किया है, तो ये डिपॉजिट तब तक कंसीडर नहीं होगा जब तक रिसीव करने वाला उसको डिपॉजिट समझेगा नहीं। अगर तो वो आपको वापस में एक स्माइल करते हैं, हंस कर जवाब देते हैं, थैंक यू करते हैं, तो अंडरस्टैंडेबल नहीं है कि डिपॉजिट हो गया। अगर आपकी खिज़र साहब की कोई तारीफ़ की गई है, खिज़र साहब आप बहुत अच्छे जा रहे हैं, बहुत अच्छा समझ रहे हैं, तो आप खुश ही होंगे ना। आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही होगी कि एक डिपॉजिट हुआ है, बदले में आप थैंक यू बोलेंगे, बदले में आप अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छा करेंगे। तो ये चीज़ें होंगी जो बताएंगी कि डिपॉजिट्स हो रहे हैं। और जब विड्रॉल होंगे, जिस तरह फैमिली मीटिंग्स में कहा जाए कि अगर मुझे ना लेकर गए तो ये अगर मुझे ना लेकर गए तो दोबारा मेरी शक्ल नहीं देखेंगे। अब फैमिलीज़ के चेहरे ही बदल जाते हैं। फैमिलीज़ बेचारी परेशान हो जाती हैं बहुत, वो मुंह उधर कर लेती हैं, वो कहती हैं आपने दिल दुखाया, आपने अच्छी बात नहीं की। तो क्या ये बात काफ़ी नहीं है कि एक विड्रॉल हुआ? अब इसको मेंड करने के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको, जो फिर वापस डिपॉजिट करेंगी, फिर बैंक अकाउंट्स खुलेंगे, फिर वो रन होंगे। अच्छा, हम देखते हैं जल्दी से कि डिपॉजिट्स कर क्या सकते हैं। अब आप मुझे ऑनेस्टली बताएं, मैं भी बताऊंगी ऑनेस्टली, हम कॉन्वर्सेशंस में करते क्या हैं? सुन रहे होते हैं कि जहन में अपना जवाब तैयार कर रहे होते हैं कि मैंने बोलना क्या है। ये ज़्यादातर हम जवाब तैयार कर रहे होते हैं कि अगर सामने वाला किसी बात पर कन्फ्रंट कर रहा है तो आप जहन में जवाब तैयार कर रहे हैं कि मैंने कहाँ से कौन सी बात करनी है, कि नहीं ये नहीं हुआ था, या बीच में बार बार कट करी जाना है, उनको बात नहीं उनकी पूरी सुननी, ये हो रहा होता है ना। और ज़्यादातर वो मोनोलॉग हो रहा होता है, एक ही बंदा बोल रहा होता है, दूसरा बंदा या तो डिस्ट्रैक्ट होता है कहीं और, या वो जवाब तैयार कर रहा होता है कि अच्छा पहले वाला बात ख़त्म करे तो फिर मैं ये बात करूँ, जिसमें सुना कुछ नहीं है। तो पहला डिपॉजिट होता ही यहाँ से। आपको पता है किसी को लिसनिंग ईयर प्रोवाइड करना एक बहुत बड़ा डिपॉजिट है, हम इसको काउंट ही नहीं करते। खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। अगर कोई सिर्फ आपकी बात सुन लेना तो आपको अच्छा फील होता है, लाइट फील होता है। जो अनहर्ड की फीलिंग होती है ना, ये बहुत बुरी फीलिंग है इस दुनिया में, बहुत नेगेटिव फीलिंग है, किसी ने बात ही नहीं सुनी मेरी। हमजा साहब, आप इमेजिन करके बताएं कि आप किसी से कोई बात करना चाह रहे हैं और कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, आप कह रहे हैं अर्जेंट बात है, प्लीज़ मेरी बात सुन लें, और सब ब्रश ऑफ करे जा रहे हैं उस चीज़ को और कह रहे हैं अच्छा ठीक है सुन लेते हैं, और सुन नहीं रहा कोई बात, क्या फ़ील हो रहा होगा? बुरा फील होगा ना कि बात ही नहीं सुन रहे। तो जो उस एंड पर होता है ना, जिसको हम ये फील करा रहे होते हैं कि जैसे मैंने पहले कहा, अनहर्ड की फीलिंग बहुत बुरी फीलिंग होती है। और जब फैमिलीज़ में ये हो रही होती है कि एक फ़ादर ने अगर फीडबैक देना है अपने बच्चे को कि कल जब रात आप लेट आए थे, या कल जब आप चीखे थे, या आपने जो वो चीज़ तोड़ी थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। सिर्फ ये फीडबैक देना और उनको पता हो कि उसने सुना कोई नहीं, वो थ्रू आउट फ़ोन पर थे और डोर बैंग करके वो चले गए, और मैं बोल रहा था, मेरी बात बीच में ही थी और वो चले गए, तो वो फीलिंग एक तो दोबारा बात करने से रोकेगी, बहुत बड़ा कम्युनिकेशन बैरियर बीच में आ जाएगा।
दूसरी चीज़, उनको ख़ुद भी बहुत इंसल्ट सी फील होगी कि ये क्या किया सामने वाले ने मेरे साथ, मेरी बात ही नहीं सुनी। तो एक डिपॉज़िट हम बड़े चुप करके आसानी से कर सकते हैं जब हम सामने वाले की पूरी बात सुन लें। एक लिसनिंग ईयर दे दें कि ठीक है आप बात कंप्लीट करो, मैं सुन रहा हूँ, जब आप कंप्लीट कर चुके होगे तो मैं बोलूँगा। आपने देखा है यहाँ पर एक कॉमन प्रैक्टिस काउंसलर्स की तरफ से कि वो बीच में बार बार टोकते नहीं हैं। अनकॉन्शियसली कभी आपने ये चीज़ फील की है कि वो पूरी बात सुनते हैं, वो कहते हैं अच्छा, फिर एंड पे एक स्टेटमेंट भी ऐड कर देते हैं कि आपने कंप्लीट किया, मैं बोलूँ। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि अगर और भी कुछ है तो आप बोलें, हम सुन रहे हैं। और जब फैमिलीज़ भी ना, वही बातें, इंटरवेंशन जब किसी का प्रेजेंट होना होता है तो क्या मुझे बताएं, घरों में नहीं रोज़ प्रेजेंट हो रहा होता है इंटरवेंशन। मैं फैमिली से पूछना चाहूँगी, असद साहब के पेरेंट्स से पूछती हूँ, क्या आप लोग बता नहीं रहे होते कि ये चीज़ गलत है, ये नहीं करो, इस चीज़ से हर्ट, रोज़ बताते हैं ना, लेकिन उस कंडीशन में सुनते ही नहीं है पेशेंट्स। क्यों इंटरवेंशन का ये असर इतना होता है यहाँ पर आकर, जब वही बातें दोबारा बताई जा रही होती हैं। वो एक 27 अक्टूबर का वाक़या मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर ले रही हूँ, जो सारा रटा हुआ है पेशेंट को भी, घर वालों को भी, लेकिन दोबारा बताया जाता है तो इस बार बताने का असर ही और होता है, क्योंकि पेशेंट को कुछ बोलने की उस वक्त इजाज़त नहीं होती, सिर्फ सुनना होता है उनको। और एक सुनने से इतना बड़ा चेंज आता है कि पेशेंट्स बाद में ख़ुद रिलेट कर रहे होते हैं और ड्रग्स भी बीच में नहीं होती, और वो ख़ुद कहते हैं कि ये तो मुझे समझ नहीं आती, मैंने किया कैसे। ताहा साहब, आप समझ रहे हैं कि सुनने का कितना फ़ायदा होता है जब एक बंदे को बग़ैर इंटरप्शन के अपनी बात मुकम्मल करने का मौका मिलता है और सामने वाली पार्टी सुन लेती है। तो इसका ये बहुत बड़ा डिपॉज़िट है कि आप किसी की पूरी बात सुन लें। तो एक तो ये डिपॉज़िट हो गया। शो काइंडनेस, कर्टिसी, रिस्पेक्ट, किनको नहीं पता कि ये चीज़ें ताल्लुकात को बेहतर करती हैं, सबको पता है ना ये बात। ड्रग्स एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकते हैं कि जब किसी की सिस्टम में ड्रग्स होती हैं तो फिर आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ज़्यादा रिस्पेक्ट से बात करेंगे। तो जब इससे फ्री किया जा रहा होता है, सिस्टम को क्लीन किया जा रहा होता है, उस वक्त तो बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं। उस वक्त अगर कोई पेशेंट बदतमीज़ी करें या ऐसी कोई बात करें तो अलग ही किस्म का एक हर्ट होती है फैमिली कि ये तो अब तो नशे भी नहीं है, तो अब इसने ये बात क्यों की है। उसके बाद की प्रॉमिसेस, कितने आप लोग में से लोग समझते हैं कि प्रॉमिस रखना या प्रॉमिस पूरा करना डिपॉज़िट है। जब हम कहते हैं ठीक है आज के बाद ऐसा नहीं होगा, आपको पता है प्रॉमिस सिर्फ वो प्रॉमिस नहीं होता जब हम कहते हैं, जब हम अल्लाह की कसम कह देते हैं, जब हम कहते हैं अच्छा ये मेरा प्रॉमिस है आज के बाद नहीं होगा। प्रॉमिस आपका हर वर्ड होता है, जब आप कहते हैं मैं आज के बाद नहीं ये करूँगा तो वो प्रॉमिस होता है। पता है आपको ये चीज़? ऐसा नहीं है कि जब हमने 7 वर्ड प्रॉमिस लगाया या कसम लगाया तो उस बात पे हम प्रॉमिस कर रहे हैं। हर वो चीज़ प्रॉमिस है, कमिटमेंट है जो आप एक बार कह रहे हैं कि मैं आज के बाद नहीं उठकर बाहर जाऊँगा। कोई स्टेटमेंट देते हैं, मैं आज के बाद नहीं मैं किसी को बुली करूँगा, मैं आज के बाद आपको मेरी ये शिकायत नहीं मिलेगी, मैं आज के बाद मैं उल्टे नामों से नहीं बुलाऊँगा पेशेंट्स को, मैं आज के बाद मैं अपनी फैमिली के साथ रिस्पेक्ट से बात करूँगा। तो ये प्रॉमिस होते हैं, और जब ये मेंटेन नहीं रहते, जब बीच में ये बार बार ब्रेक होते रहते हैं तो ताल्लुक़ का रिश्ता ख़राब हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी ने आपसे एक बार पैसे मांगे हों और प्रॉमिस किया हो वापस कर दूंगा, आपने नहीं किए हों, उन्होंने वापस, फिर दूसरी बार, तीसरी बार मांगे, चौथी बार आप सब क्या करेंगे उनके पैसे मांगने पर? नहीं देंगे ना, ये पता है नहीं वापस नहीं करेंगे, वो झूठ बोलते हैं, अपने प्रॉमिस पर नहीं रहते। ऐसे ही हर ताल्लुक़ ख़राब होता है, चाहे वो थेरेपिस्ट और पेशेंट का हो, चाहे वो आपस में 2 पेशेंट्स का हो, चाहे वो माँ बाप के साथ हो। जब कोई अपने प्रॉमिस पर नहीं रहता तो ताल्लुक़ ख़राब हो जाता है। और ये बहुत बड़ा विड्रॉल है कि आपने अपना ताल्लुक़ ख़राब कर लिया सिर्फ इस वजह से कि आपने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। फिर बी लॉयल टू द एब्सेंट, इन द एब्सेंट होना चाहिए उसे, पीछे भी लॉयल रहना, ये भी एक बहुत बड़ा डिपॉजिट है। आप में से कंसीडर करते हैं कोई इस चीज़ को? चले अगर हम इसको ड्रग्स के उसमें रख कर देखें तो सामने तो ये बात करना, अगर पूछा जा रहा है कि आउटर में जाकर क्या करेंगे तो मैं रोज़ फॉलोअप पर आऊँगा। लॉयल्टी दिखाना है कि मैं ट्रीटमेंट फैसिलिटी को पसंद करता हूँ, मैं ट्रीटमेंट को पसंद करता हूँ, सिस्टम के साथ जुड़ा रहूँगा। और जब सिस्टम सामने नहीं होता तब कहना कि मैं क्या करूँगा, खिज़र साहब कहाँ हैं खिज़र साहब, क्या करूँगा मैं, मेरे सामने लाइन आ गई तो क्या करूँगा, खींच जाऊँगा। यानी जब सिस्टम सामने नहीं है तो ऐसी बात करना, और जब सिस्टम सामने हो, ये खिज़र साहब ने नहीं कहा था, वैसे खिज़र साहब ने रेटिंग की थी
जब सिस्टम सामने ना हो तो ऐसी खुल खिला कर बातें करना, और जब सिस्टम सामने हो तो उन्हीं के लॉयल रहना और बताना कि ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। तो ये भी डिपॉजिट और विड्रॉल होता है कि अगर हम इस तरह से कुछ करें, क्योंकि पता तो चल जाता है, आपके एक्सप्रेशन से पता चल रहा होता है। ज़रूरी कॉन्सिक्वेंसेस डिसाइड करते हैं कि ये अच्छा था कि बुरा था। कॉन्सिक्वेंसेस डिसाइड करते हैं कि अगर आपका दोस्त है, आपको पता है वो नशे कर रहा है और नशों में बर्बादी है, लेकिन आपकी दोस्ती उनके साथ है, आप नहीं बता सकते उनके पेरेंट्स को कि ये नशे कर रहा है, और आप चाहते हैं कि मैं लॉयल रहूँगा उसके साथ, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं हैं, तो ये लॉयल्टी नहीं है। अच्छाई तो ये होगी, आपकी इंटेंशंस बताएंगी कि मैं बता दूँ इस बारे में, हो सकता है उसकी हेल्प हो जाए। अगर कोई एक पेशेंट अपने किसी फेलो पेशेंट से डिस्कस करते हैं कि मैंने घर में फ़लाँ ड्रॉर में सीडी के अंदर आइस छुपाई हुई है थोड़ी सी, और मेरे घर वाले सारे रूम की तलाशी ले लेंगे ना, उनको वो नहीं मिलेगी, और बाहर जाते ही मैंने वो करनी है। अगर कोई आपस में दो पेशेंट्स ऐसी बात शेयर कर रहे हैं और पहले वाले ठीक है उनका सीक्रेट रख लेंगे, तो मुझे बताएं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, या रिस्पॉन्सिबिलिटी किन पर आएगी? क्या ये दोस्ती होगी? इसका तो मतलब है कि फिर हमें वापस केजी में चले जाना चाहिए, और मतलब बहुत पीछे चले जाना चाहिए कि फिर हम डेफिनेशन से सीख लें कि फिर दोस्ती होगी क्या या लॉयल्टी होगी क्या। और उनकी इंटेंशन बताएंगी कि ये मेरा अगर दोस्त है वाकई, तो मैं बता दूँ, किसी काउंसलर को बता दूँ, किसी डॉक्टर को बता दूँ कि इसके ये प्लान्स हैं और प्लीज़ बचा लें। ज़ाहिर है ऐसा तो नहीं कि उनको कोई सज़ा दे दी जाएगी, उसको सीक्रेट ना रखें, सीक्रेट ना रखें, ये होगा लॉयल रहना उनके पीछे भी, ये होती है लॉयल्टी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम कह रहे हों कि खैर है, रिलैप्स हो जाए तो खैर है। जो हम कह रहे होते हैं ना, वो मैं इनडायरेक्ट मैसेज अभी बड़ा क्लियर करके बताती हूँ, मुझे उम्मीद है मैं बता सकूँ अगर। लेकिन जब ये कहा जाता है ना कि एक्सपेक्टेशंस को नॉर्मल रखें, यानी हम ये नहीं कह रहे कि एक्सपेक्टेशंस रखें कि रिलैप्स होगा, हम ये कह रहे हैं कि अगर मसले आ जाएंगे तो हाथ पांव छोड़ कर नहीं बैठ जाना, उसकी तैयारी करनी है कि उस वक्त क्या होगा। किताबें लिखती हैं रिलैप्स रिकवरी का बड़ा नॉर्मल सा पार्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी हम इसको बिल्कुल नहीं कहते कि नॉर्मल पार्ट है रिकवरी का, ऐसा कुछ नहीं है। रिलैप्स जब होता है तो फैमिली समझती हैं कि अब काम हो गया, बैक टू स्क्वायर वन, अब सब कुछ ज़ीरो पे आ गया, अब कुछ नहीं किया जा सकता, इसने तो फिर नशा कर लिया। यहाँ पर समझाया जा रहा होता है कि जब बीमारियाँ वापस आती हैं तो उन बीमारियों को ठीक किया जाता है। ऐसा ही है ना, आप कोई और बीमारी उठा कर देख लें, अगर कोई बीमारी में कैंसर रिलैप्स करता है तो छोड़ देते हैं पेशेंट को। ऐसी पेशेंट बाज़-औक़ात फैमिलीज़ ऐसी चीज़ों को मर्ज कर लेती हैं जिनका दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं होता, कि 10 साल लगा दिए एक्टिव एडिक्शन में, और 100 दिन के बाद ऐसी एक्सपेक्टेशंस आसमानों पर होती हैं कि उसके मतलब उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता इतने डैमेजिंग होते हैं कि जब ऐसे पेशेंट का रिलैप्स होता है ना, तो सबसे पहले फैमिली टूटती है, और हमें पेशेंट को और फैमिली को दोबारा इकट्ठे करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यानी एक फैमिली ने एक्सपेक्टेशंस लगाई हों कि सलमान अफरीदी साहब का तो रिलैप्स होगा ही नहीं, और वो फियर से ऑपरेट या पनिशमेंट से ऑपरेट करें कि अगर हुआ तो फिर इनको PIMS छोड़ आना है, इस बार तो फाउंटेन हाउस जाएंगे, हम नहीं इतने पैसे लगा सकते, ऐसे ही कहती हैं ना फैमिलीज़। ये होता है पनिशमेंट से ऑपरेट करना, कि आप इलाज को पनिशमेंट के साथ ना अटैच करें, आप ये कहें कि जब तक आप ठीक नहीं होते मैं आपके साथ हूँ। और ये बात पेशेंट्स को अच्छी लगती है, चाहे ऊपर से ना लग रहा हो कि पेशेंट्स को अच्छी लग रही है, लेकिन हर बच्चे को अपने माँ बाप, अपने इर्द गिर्द के लोग बड़े स्ट्रॉन्ग चाहिए जो उनको निकाल सकें। लेकिन होता उल्टा है, फैमिली समझते हैं अगर हम ये कहेंगे ना बस हो गई है, अब पैसे भी ख़त्म हो गए हैं, अब हर चीज़ ख़त्म हो गया, अब तुम्हारे पास आखिरी चांस है, ये चीज़ मरीज़ की बीमारी को बड़ी सूट करती है कि ठीक है थक गए हैं, अब मतलब और कितना करेंगे, तो चलो मैं तो थोड़ा इंजॉय कर लूँ। हमारा कहने का बिल्कुल ये मतलब नहीं होता कि सॉफ्ट सा मैसेज, हम कहते हैं रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें। जैसे अभी सलमान साहब से बड़ी कोई इनको तोप चीज़ ना समझे कि सब कुछ ही ठीक हो जाएगा, अभी रियलिस्टिक रहें, इनके बिहेवियर्स पर इनको देखें। यानी आप देखें कि यहाँ पर जब भी कोई हमने कहा, चाहे मेरा बहुत ट्रस्ट बना हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल अहमद साहब के साथ, और मुझे पता है कि अहमद साहब की मीटिंग ख़त्म हुई है तो उनको कहेंगे ऊपर चले जाएं, तो वो सीधा ऊपर ही जाएंगे, लेकिन क्या काउंसलर आपको छोड़ने नहीं आते एंड तक? क्या वो देखते नहीं हैं कि ऊपर जा रहे हैं कि नहीं? यानी अपने करने वाले काम करते रहें और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें कि कभी कभार हादसात भी हो सकते हैं। सलमान साहब देखें, इंडोर किसी को होना पसंद नहीं, आपके घर वाले 100 इलाज भी अफोर्ड करते हो ना, दूसरे इंडोर पर जान निकलेगी आपकी, ऐसा ही है ना।
कितनी जान निकलती है पेशेंट्स की, सोचते हुए नहीं दोबारा इंडोर नहीं कराना। ये स्ट्रेटजी काम करती है। जब आप कहते हैं छोड़ना नहीं है, मैंने इलाज करवाते रहना। शम्स साहब कैसा होता है फिर जब चाहे पता हो 10 इलाज अफोर्ड कर सकते हैं, दूसरी ही बार पर क्या नौबत आती है। तो ये पेशेंट के जहन में कभी नहीं आता कि पैसे लगा लेंगे, इलाज करा लेंगे। उनके जहन में ये ज़रूर आ सकता है कि मैं करके बच जाऊँ, यानी मैं नशा कर लूँ लेकिन मुझे कॉन्सिक्वेंसेस ना फेस करने पड़े। और जब आप कॉन्सिक्वेंसेस अटैच करते हैं ना साथ, तब्दीली वहाँ से आती है। यानी बिहेवियर आपका स्ट्रेंथन उस वक्त होगा जब आप साथ कोई कॉन्सिक्वेंसेस अटैच करेंगे, क्योंकि माफ़ी से कोई काम नहीं निकलता। पेशेंट ने एक बार नशा किया और ये आपका पैटर्न है जो आप शुरू से देखते आ रहे हैं कि माफ़ कर दिया, माफ़ कर दिया। जब आप माफ़ करते हैं ना और कॉन्सिक्वेंसेस नहीं लगाते साथ, तो आप अगले काम की उनको और दे देते हैं एक अपॉर्चुनिटी के दोबारा क्राइसिस करें। तो सज़ा नहीं देनी, बहुत ज़्यादा लाड प्यार नहीं देना जो चाहिए नहीं, यानी इनेबलिंग नहीं करनी। जो काम करने वाला है वो करना है। कि अगर सलमान साहब ने कहा कि आज मेरा टेस्ट ना, अगर बीवी को कॉन्फिडेंस में लेते हुए, मैं सिर्फ नाम इनका ले रही हूँ, बात मैं सबके लिए कर रही हूँ, अगर बीवी से पक्कियाँ कर रहे हैं सलमान साहब कि मेरा टेस्ट ना कराना, देख लो, मतलब मैं आपको सच बता देता हूँ, मैं ऑनेस्ट हो रहा हूँ आपके साथ, आज मेरा टेस्ट ना कराना, आज मेरा साथ दे दो, आइंदा से जो है ना कभी शिकायत नहीं मिलेगी। और आप अगर बातों में आ जाएं कि चलो ठीक है, अब प्रॉमिस ना, मतलब आइंदा तो नहीं आप ऐसा करेंगे, तो वहीं से खराबी होगी। यानी करने वाले काम आपने पूरे करने हैं। फिर चाहे आपको ये डर हो कि फिर मेरे साथ नाराज़गी हो जाएगी, या फिर चाहे आपको कोई और डर हो, जब आप करने वाले काम करते रहेंगे तो मसले हल होते रहेंगे, आज नहीं तो कल। 7 हैबिट्स का आपको पता है, इसको शुरू करने से पहले जो मैंने पैराडाइम शिफ्टिंग के वो जो मैंने 2 सेशंस किए थे जिसमें हमने कुछ पिक्चर्स देखी थी। पैराडाइम शिफ्ट ही बेसिकली हमारा मकसद है कि नज़रिया ही बदल जाए। कि मुझे, अगर आप लोगों का अभी नज़रिया ये है कि मज़ा तो उसी में था, ऐसा मज़ा और किसी चीज़ में नहीं है, तो नज़रिया ही बदल जाए कि ऐसा मज़ा चाहिए ही नहीं। यानी यही बहस होती है ना पेशेंट्स की कि वो जो मज़ा आइस से आता है या वो जो मज़ा एक जॉइंट पीकर आता है वो और किसी चीज़ से तो नहीं आ सकता। तो हम इस चीज़ में नहीं आप कन्विंस कर सकते कि हाँ आ सकता है वो मज़ा फ़लाँ चीज़ से। अहमद साहब के मुंह पे ना जॉइंट का नाम सुनते ही, इसका नाम सुनते ही मुस्कुराहट है, ये बड़ी अच्छा। तो नज़रिया ही बदल जाए कि ऐसे अब नॉर्मल मज़े की ज़रूरत ही नहीं है। ये होता है पैराडाइम शिफ्टिंग एक्सपीरियंस, कि आपको आगे चलकर पता चलना शुरू हो जाए कि वो जो मैं इंडोर हुआ था ना, एक्चुअली वो एक टर्निंग पॉइंट था, वहाँ से मेरे हालात बदले थे। या वो जो मेरा इंटरवेंशन हुआ था ना, या वो जो मुझे सबके सामने अपनी हिस्ट्री पढ़नी पड़ी थी और बहुत शेम थी और सब ने मुझे रोस्ट किया था, वो एक्चुअली मेरा टर्निंग पॉइंट था। यानी बाद में पैराडाइम शिफ्ट हो जाए, वो चीज़ जो आपके साथ पहले कभी हुई थी उसके साथ से पेन का एलिमेंट निकल जाए। मैं बात समझा पा रही हूँ अपनी? ये होता है पैराडाइम शिफ्ट। और ये वाकई शम्स साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि रिकवरी को उसकी होलनेस में देखें, एक पार्ट ना देखें सिर्फ कि इंडोर आउटडोर। और सज़ा है रोज़ाना, सालिक साहब रोज़ाना एक सज़ा है ना, तो यानी पैराडाइम शिफ्टिंग एक्सपीरियंस हो रहा है वहाँ पर भी। चलें, बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पर कंक्लूड करूँगी अपना सेशन। गाड़ी के नीचे बंधा दिया आपके बच्चे, कैसे छोड़ दूं बाबा जी, ये बोतल निकली। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।